जय हिंद। वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि पॉलिटी का जो प्रैक्टिस सेट 5 है इसका अध्ययन करेंगे और इस सेट में जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव हैं वे पूरे कंसंट्रेट के साथ जो है सभी प्रश्नों को हल करते चलेंगे और जो है एक जो है कमेंट के माध्यम से अपने आंसर को आप सभी जो है बताते भी चलेंगे। तो चलिए जो है प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 50 से और हम देखेंगे 20 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे इस क्लास की श्रृंखला में। तो आप सभी से पहला प्रश्न ये किया जा रहा है कि किसी प्रदेश के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है। विकल्प दिया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अटॉर्नी जनरल। तो आप लोग जो हैं कमेंट के माध्यम से राइट आंसर का चयन करें कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो आर्टिकल जो है 155 में जो है यह कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल का साधारणतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति राज्यपाल को उनके पद से हटा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह जो है ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 51 आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। विकल्प दिया है 8, 10, 11, 12। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम बात करते हैं मूल संविधान की, तो मूल संविधान में विद्यार्थियों कुल 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है यानी आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में अनुसूचियों की जो संख्या है वह हो गई है 12। इस तरीके से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब हम अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। आप लोग एकदम अच्छे से जो है आंसर बताते चलेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 52 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए और यहाँ पर जो है विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया है विधान परिषद, संसद का उच्च सदन या उच्च सत्र और निगम। यदि हम उच्च सदन की बात करें तो उच्च सदन जो होगा वह होगा राज्य सभा होगा। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्थायी सदन है, परमानेंट जो है सदन है। तो यदि इस आधार पर देखा जाए तो जो विधान परिषद है, तो विधान परिषद का गठन जो है किस आर्टिकल में किया गया है और उच्च सदन जो होता है वह राज्यसभा होता है और राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 में किया गया है और आर्टिकल 169 में विधान परिषद का गठन किया गया है। और ये जो दोनों सदन होते हैं ये स्थायी सदन होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और इतने ही नए सदस्य पद को ग्रहण करते हैं। ऐसी कंडीशन में आपका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। विकल्प में दिया गया है अस्पृश्यता, सती, बाल विवाह, दहेज प्रथा दिया गया है
और यहाँ पर जो है आपको बताना है कि हाँ, यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनमें, यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें जो है भारत के संविधान द्वारा किस चीज का अंत किया गया है। विकल्प दिया है एक, एक और दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार दिया है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, यदि हम बात करें कि संविधान में किस विषय का अंत किया गया है, तो अस्पृश्यता जो है, अस्पृश्यता का ही अंत किया गया है, वो भी आर्टिकल जो 17 है। तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति के विषय में बताया गया है। और आर्टिकल जो है 35 के अकॉर्डिंग जो है भारत की जो संसद है, तो संसद को शक्ति प्रदान की गई है कि भारत की जो संसद है वह अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कानून बना सकती है। और संसद ने 1955 में पहला अस्पृश्यता निवारण जो है एक्ट अधिनियम पारित किया था। और बाद में 1976 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, और इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। इस तरीके से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ए तो हो ही जाएगा। अब हम आगे विकल्पों की बात करते हैं। तो सती प्रथा, सती, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इन तीनों का जो मेंशन है वह प्राचीन इतिहास में, जो इतिहासकार में देखा जाए तो जो प्राचीन थिंकर थे, उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी, लेकिन संविधान में इनका मेंशन नहीं किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो राइट आंसर होगा वह ए होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की तरफ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र को लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन है किसने कहा था। विकल्प दिया है अब्राहम लिंकन, प्लेटो, जॉर्ज बुश, विंस्टन चर्चिल दिया है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। तो ऐसी कंडीशंस में देखा जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने ही लोकतंत्र के विषय में बताया था। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 55 है, इसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। विकल्प दिया है 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष दिया है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा का जो है सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 25 ईयर्स हो जाएगा। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी। आप लोग कमेंट के माध्यम से न बताएंगे। चलिए, हम अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न संख्या जो 56 है। तो प्रश्न संख्या 56 में आपसे पूछा जा रहा है कि पहले आम चुनाव में लोकसभा में कितने सदस्य थे। विकल्प दिया है 280, 389, 489, 500 दिया है। तो आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। यदि बात किया जाए पहले आम लोकसभा चुनाव की, तो यह जो लोकसभा चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, और उस समय जो है लोकसभा में
कुल जो है 489 सदस्य ही शामिल थे। अर्थात आपका जो आंसर हो गया राइट, सी हो गया आपका आंसर जो है राइट। चलिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक कौन है। विकल्प दिया है कि लोकसभा, राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करते हैं संविधान का अंतिम व्याख्याता की, तो जो है उच्चतम जो है न्यायालय जो है संविधान का अंतिम व्याख्याता हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न संख्या जो 58 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों से संबंधित अनुसूची कौन सी है। नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों से संबंधित अनुसूची कौन सी है। विकल्प दिया है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची का जो संबंध है वह है भूमि सुधार कानून से है। और 10वीं अनुसूची का संबंध जो है वह है दल बदल कानून से है। और 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था के विषय में बताया गया है। और 12वीं अनुसूची में देखा जाए तो इसमें नगर पालिका के विषय में बताया गया है। तो ऐसी कंडीशन में इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा डी, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 59 है, इसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें में कौन सी सही है। और विकल्प दिया है निवास और वंश, निवास वंश पंजीकरण। और अगला दिया है निवास वंश वंश पंजीकरण संपत्ति रखना। और दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए यदि हम बात करें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं, तो सबसे पहले आपको स्मरण रखना है कि आर्टिकल जो 11 है, तो आर्टिकल 11 में भारत की जो संसद है इसको शक्ति प्रदान की गई है कि वह जो है भारत की नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। और संसद ने क्या किया, 1955 में एक अधिनियम पारित किया जिसके तहत जो है, जिसे कहा जाता है कि नागरिकता, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है। और इसमें जो है 5 आधारों पर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंशानुक्रम के आधार पर, तीसरा है देशीयकरण के आधार पर, और चौथा है रजिस्ट्रेशन के आधार पर, और पांचवा जो है वह है किसी विदेशी भूभाग को भारत में मिलाए जाने के आधार पर। यदि ऐसी परिस्थिति में देखा जाए तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जो है क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, निवास वंश और पंजीकरण हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते चलेंगे और हम अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न संख्या जो 60 है, आप लोग फटाफट जो है कमेंट करके राइट आंसर का चयन करते चलेंगे। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 60 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या जो है 60 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्त और आर्थिक सहयोग की आसपास केंद्रित एक अंतरराष्ट्रीय समझौता नहीं है। और विकल्प में यहाँ पर क्या क्या दिया है देख पा रहे हैं, जैसा कि आप लोग दिया है अंबुजा समझौता, खाड़ी के अरब राज्यों के लिए सहयोग परिषद, और दिया है क्योटो प्रोटोकॉल दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो है राइट आंसर का चयन करें कि राइट आंसर क्या हो जाएगा।
सहयोग में केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता नहीं है, तो इसमें से क्या होगा, क्योटो जो प्रोटोकॉल हुआ था यह एक जलवायु परिवर्तन के लिए प्रोटोकॉल चलाया गया था और इसका जो संबंध है वह वित्त और आर्थिक सहयोग के आसपास केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं होगा। अर्थात जो है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या जो 61 है, 61 की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने आंसर का चयन करते चलेंगे। चलिए प्रश्न संख्या जो 61 है, इसमें जो है आपसे क्या पूछा जा रहा है कि संविधान के भाग 9 के अनुसार पंचायतें निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में लागू नहीं है, आपको बताना है। और यहाँ पर जो है विकल्प दिए हैं। पहले विकल्प में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि पहले विकल्प में क्या क्या दिया है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, और दूसरे विकल्प में दिया है नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, असम आदिवासी क्षेत्र, और तीसरे विकल्प में दिया है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम आदिवासी क्षेत्र, और चौथे में दिया है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम का आदिवासी क्षेत्र और मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र। आप लोग बताएं कि प्रश्न संख्या जो 61 है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप कमेंट के माध्यम से बताएं। बिल्कुल, यानी किन क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया था, ये आपको बताना था। तो ऐसी कंडीशन में जो है आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल क्या हो जाएगा, डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 62 है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा एक बार जूम करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से विजुअल हो। हाँ, बहुत ही बढ़िया। चलिए आप लोग बताएं, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन से प्रदेश जो है 1987 में बनाए गए। विकल्प दिया है महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, गोवा, असम, असम अरुणाचल प्रदेश, गोवा अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। 1987 की बात किया जाए तो 1987 जो है, तो 1987 में गोवा और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। अर्थात गोवा और अरुणाचल प्रदेश की स्थिति में जो है डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि हम बात करें गोवा की, तो जो गोवा है, तो गोवा को जो है की स्थापना कब की गई थी, तो 30 मई जो है 1987 को की गई थी। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना जो की गई थी, तो इसका जो है स्थापना किया गया था 20 फरवरी 1987 को किया गया था। तो ऐसी कंडीशन में जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 63 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 26 जनवरी 1957 किसके लिए जाना जाता है, आपको बताना है। विकल्प दिया है संसद का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, द्वितीय आम चुनाव हुआ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुई, जम्मू कश्मीर का संविधान अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 1957 क्यों प्रसिद्ध है, आप लोग बताएंगे। चलिए कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे। अर्थात यदि हम 26 जनवरी 1957 की बात करते हैं, तो 26 जनवरी 1957 को क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर का जो संविधान था, ये जो संविधान है अस्तित्व में आया था। अर्थात आर्टिकल 370 जो है प्रभावी हुआ था। चलिए, और बाद में देखा जाए तो 31 अक्टूबर 2019 को आदरणीय दामोदर दास मोदी ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर लिया। इसके बारे में आपको पता ही होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 64 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यों में विलुप्त विधायी परिषद बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके साथ निहित है। राज्य मंत्री परिषद, राज्य के राज्यपाल, राज्य की विधानसभा, भारत के राष्ट्रपति। आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यदि यहाँ पर देखा जाए कि जो राज्य में विलुप्त जो विधायी परिषद होती है, इनको जो है गठन करने का अधिकार किसको दिया जाएगा, तो राज्य की विधानसभा को दिया जाएगा। और आर्टिकल जो 3 है, आर्टिकल 3 में इसकी प्रक्रिया के विषय में बताया गया है। और चलिए इसी हम तरह से हम अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न संख्या जो 65 है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। अब हम यहाँ पे थोड़ा देखते हैं मिलान क्या क्या है। चलिए मिलान क्या क्या है, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं विकल्प में अच्छे से आपको मिल रहा होगा ना। क्या दिया है, पहला दिया है कि स्पेन, चलिए
पहला क्या दिया है कि स्पेन, स्पेन की राष्ट्रीय विधायी सभा क्या है, कोर्टे है। नॉर्वे की संसद स्टोट्रिंग को कहा जाता है। डेनमार्क की संसद फाल्केटिंग को कहा जाता है। ये सभी सही हैं। आपको बताना है कि इस प्रश्न में से आपका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन की जो राष्ट्रीय विधानसभा है वह कोर्टे है। नॉर्वे की संसद को स्टोटेरिंग कहा जाता है। डेनमार्क की संसद को फाल्केटिंग कहा जाता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। अगले प्रश्न में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विकल्प दिया है रक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय। आपको आंसर बताना है कि सीमा प्रबंधन विभाग प्रभाग जो है किसके अंतर्गत आएगा। तो ये जो होता है दोस्तों गृह मंत्रालय के अधीन आता है, अर्थात आपका जो राइट आंसर है डी हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 67 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। विकल्प दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल दिया है। तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये झंडा समिति या जो तदर्थ समिति थी, इस समिति के ये अध्यक्ष थे। और यदि बात करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की, तो अंबेडकर जो हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसे ही जो है ड्राफ्ट कमेटी कहा जाता था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे, यही जो है संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अर्थात जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी जो है इज द राइट आंसर हो जाएगा। और यदि हम बात करते हैं सरदार पटेल की, तो सरदार पटेल जो है ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अब हम इसी तरह से अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। 68 प्रश्न संख्या जो 68 है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। चलिए आप बताएंगे कि विभिन्न वर्षों में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या पर ध्यान देना है आपको। तो 1952 में 14 भाषाएं दिया है, 1970 में 17 भाषाएं, 1996 में 22 भाषाएं दिया है। और आपको बताना है कि कौन सा मिलान सही है। बिल्कुल चलिए देखिए दोस्तों, यदि हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, तो मेरी जो मूल अनुसूची थी, तो मूल अनुसूची में यदि बात किया जाए तो कुल 14 भाषाओं का ही जिक्र किया गया था। और इसके बाद इसमें जो है 8 भाषाओं को संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अभी जो संविधान संशोधन हुआ था, थोड़ा सा इसको डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझेंगे। फिलहाल बहुत ही संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, वह हुआ था, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वह था 21वां संविधान संशोधन था। और ये जो है 1967 में हुआ था। और इसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ था, 2003 में हुआ था। और इसके पहले 71वां संविधान संशोधन हुआ था। इस तरह से देखा जाए तो संविधान में कुल जो है वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो इस क्लास की जो है हम आपको बहुत जल्दी जो है एक जो है अनुसूची की पीडीएफ लेकर के आएंगे क्लास की, और वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, बिल्कुल ए ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 69 है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से किसने राष्ट्रपति को भारत के संविधान के आधिकारिक हिंदी अनुवाद को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया है। आपको बताना है। और यहाँ पे कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिए हैं, जैसे विकल्प में दिया है 55वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, 98वां संविधान संशोधन। और आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, 58 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था, यही जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 70, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है। और विकल्प दिए हैं भारत की राष्ट्रीय भाषा, भारत की मातृभाषा,
और कुछ आगे चलते हैं, अगली हम पीडीएफ को प्राप्त करते हैं। चलिए, तो अगली पीडीएफ में देखिए यहाँ पे दिया है और दो विकल्प मिलते हैं। दिया है भारत की सबसे पुरानी भाषा, भारत की आधिकारिक भाषा। तो आपका जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह जो है डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न संख्या जो 71 है, इसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या स्थापना के समय राजनीतिक दल नहीं थी। आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि राजनीतिक दल नहीं थी, आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे कुछ विकल्प दिए हैं, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, शिवसेना, उत्तराखंड क्रांति दल। आपको बताना है कि इसकी जो है राइट आंसर क्या होगा। चलिए, यदि हम बात करते हैं इस प्रश्न के सिलसिले में, तो इस प्रश्न का जो राइट और यथोचित आंसर होगा वह जो है सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिवसेना। शिवसेना इसलिए होगा क्योंकि शिवसेना जो एक दल था, इसका जो गठन किया गया था 1966 में, इसका गठन किया गया था किसके द्वारा, तो बाल ठाकरे के द्वारा किया गया था। ऐसी कंडीशन में आपने देखा कि राजनीतिक दल नहीं था और आपका जो है यही जो है क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। चलिए, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 72 है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो ये प्रश्न जो है। हाँ, चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए, आपको बताना है प्रश्न संख्या जो 72 है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। और ध्यान क्या देना है, प्रस्तावना दिया है, मौलिक अधिकार दिया है, मौलिक कर्तव्य दिया है, डीपीएसपी दिए हैं। लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है, आपको बताना है। विकल्प दिया है 1 2 3 4 5, इस 4 विकल्प में इनमें से आपको राइट आंसर का चयन करना है कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम लैंगिक समानता के बारे में बात करते हैं तो संविधान न केवल महिलाओं को समानता की गारंटी देता है बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में जो है सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने का अधिकार भी देता है। कृपया ध्यान दें कि मौलिक कर्तव्यों में महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए बोलती है, जो अस्पष्ट घोषणा के बजाय एक अंतर्निहित विचार की ओर ले जाती है। और यदि ऐसी परिस्थिति में देखा जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्नों की श्रृंखला कराई जा रही है, थोड़ा फास्ट लेके चल रहे हैं और यहाँ पे व्याख्या जो है करने का प्रयास हम कम कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर यही चेक करना है कि हमारी तैयारी कितनी है एग्जाम के लिए। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या जो 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा त्रुटि हुई है, मैंने बताया था उपरोक्त में। फिलहाल यदि बात करें तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा सहकारी समितियों के गठन की बात की गई है। तो ऐसी कंडीशन में आपका राइट आंसर जो है बी होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा त्रुटि हुआ है। चलिए, फिलहाल हम इसको गलत करते हैं प्रश्न को। अब आगे प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार कब प्रयोगात्मक रूप में की गई थी। और यहाँ पर आपको बताना है, विकल्प दिए हैं 1989 टू 90, 1992 से 1993, 1998 से 1999, 2002 से 2003 दिया है। आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। यदि हम बात करते हैं ईवीएम की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसको की शुरुआत जो है सबसे पहले हम बात करते हैं कब की गई थी, तो 1989 से 19 के बीच में की गई थी। और हम इसी कड़ी में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 75 है, इसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है। और विकल्प दिया है मुस्लिम में बीपीएल परिवार, 5 अल्पसंख्यक में बीपीएल परिवार, 5 चयनित अल्पसंख्यक दिया है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 5 चयनित अल्पसंख्यक। 5 जो है चयनित अल्पसंख्यकों को ही इसमें शामिल किया गया था, अर्थात ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 76 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? विकल्प दिया है तमिल, तेलुगु और जो है आगे विकल्प मिल सकते हैं। आगे क्या दिया है? कन्नड़, कन्नड़, बंगाली दिया है। इसमें से आपको बताना था कि शास्त्रीय भाषा नहीं है। चलिए, यदि हम शास्त्रीय भाषा की नई श्रेणी की बात करें तो ये सन 2004 में जो है नई श्रेणी बनाई गई थी। और यहाँ पर हम देखें तो जो तमिल थी, यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे पीछे, यहाँ पे जो तमिल भाषा थी तो तमिल को जो है सन 2004 में जो है शास्त्रीय भाषा बनाई गई थी। और जो तेलुगु है तो तेलुगु तेलुगु की बात करें तो तेलुगु को जो है 2008 में जो है शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। और यदि हम इसी तरीके से कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ जो है दोस्तों, इनको देखें तो 2008 में जो है इनको शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। और जो बंगाली है, ये बंगाली जो है आपकी शास्त्रीय भाषा नहीं है। यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 77 है। चलिए, प्रश्न संख्या जो 77 है, थोड़ा सा जिसको जूम करते हैं ताकि सभी विकल्प आपको अच्छे से विजुअल मिले। चलिए, हाँ, प्रश्न संख्या 77 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। और यहाँ पर 4 विकल्प जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा और चौथा विकल्प दिया है। और आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। चलिए, फटाफट जो है आप लोग जवाब देके बताएं। बिल्कुल, यदि हम बात करें 6वीं अनुसूची की बात करें तो जो 6वीं अनुसूची है ये वर्तमान में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों की जनजातियों के विषय में बताती है। अर्थात जो है इस प्रश्न का यही जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या जो 78 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था, आपको बताना है। तो देखिए, जो दिल्ली है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो दर्जा दिया गया था वह जो है 69वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। और ये जो 69वां संविधान संशोधन है 1991 में हुआ था। और इसके तहत जो है इसको जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। और यदि हम बात करते हैं एनसीटी की, तो एनसीटी की स्थापना जो है 1 फरवरी 1992 को किया गया था। चलिए, हम अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या जो 79 है, आपसे पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का भाग बनाया है? विकल्प दिया है जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत एवं शैक्षिक अधिकार। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है, इनका मेंशन जो है आर्टिकल 21 का में किया गया है। और आर्टिकल 21 का ही एक पार्ट है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा जीवन का अधिकार हो जाएगा। चलिए, अब हम जो है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न हम लेके चलते हैं, जो प्रश्न संख्या जो 80 है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार की अध्यक्षता करता है, आपको बताना है। विकल्प दिया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री। और आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम केंद्र सरकार का अध्यक्षता की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री जो है आपका यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न की तरफ देख लेते हैं, थोड़ा सा एक प्रश्न और देख लेते हैं। और जो आगे के प्रश्नों की श्रृंखला है इसको आगे की हम प्रैक्टिस सेट में कराएंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 81 में आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। विकल्प दिया है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, ये प्रश्न जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, बता देते हैं। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों कितने वर्ष का होता है, तो बिल्कुल जो है 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही।
और जो है आप सभी ने एकदम बेहतरीन तरीके से आज की इस क्लास की श्रृंखला में 30 से प्रश्नों का अध्ययन किया और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। आप सब एकदम बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।